नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं थी, जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं थी, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, जो कि कृषि से संबंधित चलाई जा रही थी, उनके बारे में हमने देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं कृषि के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं कृषि के, और कृषि का वर्गीकरण तथा जो भी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो मोटा मोटी उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान के अंदर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के प्रकार। अगर कृषि के प्रकारों की बात करें तो अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। पहली है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि कौन सी कृषि होती है? इस प्रकार की कृषि जिसमें कृषि भी होती है तथा साथ में पशुपालन भी किया जाता है, यानी पशुओं को भी पाला जाता है और कृषि भी की जाती है। तो अगर जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों हो रहे हैं उसको बोलते हैं मिश्रित प्रकार की कृषि। दूसरी है शुष्क या फिर बारानी कृषि। तो शुष्क या बारानी कृषि क्या होती है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क कृषि यानी शुष्क क्षेत्रों में होने वाली कृषि। अब अगर कोई क्षेत्र शुष्क है यानी वहां पे वर्षा की जो मात्रा है वो कम है, तो वहां पे क्या किया जाता है, जो भी वर्षा का जल होता है, जो भी बारिश का पानी होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और वहां पे कृषि की जाती है। तो इस प्रकार के क्षेत्र में जो कम समय में पकने वाली फसलें हैं वही बोई जा सकती हैं, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है। तो शुष्क या फिर बारानी कृषि क्या होती है? शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो भी वर्षा का जल होता है उसको संरक्षित करके कम पानी में और शीघ्र पकने वाली जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि काफी प्रसिद्ध कृषि है। क्या होती है? झूमिंग, देखो नाम से ही पता चल रहा है, झूम झूम के की जाने वाली कृषि। तो इस प्रकार की जो कृषि है ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी वन क्षेत्र है वहां पे की जाती है। जो भी आदिवासी लोग हैं जो कि पहाड़ों में रहते हैं या फिर वनों में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वनों को काटते हैं या जला देते हैं, उनको समतल बना के वहां पे कृषि करते हैं। तो 2-3 साल वहां पे कृषि करते हैं, बाद में दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहीं पे सेम प्रोसेस करते हैं, वनों को काट देंगे या जला देंगे, उनको प्लेन बना करके समतल बना के वहां पे कृषि करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है झूमिंग कृषि। पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर वन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो कृषि है ये की जाती है। यहाँ पे वनों को या फिर पेड़ पौधों को काट के या जला के यहाँ पे 2-3 साल के लिए खेती की जाती है। उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे वनों में, दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां पे भी क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, जला देते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको जला के समतल धरातल बना के उस पर कृषि करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये जो आदिवासी लोग हैं ये घूम घूम के कृषि करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है झूमिंग कृषि। तो इस प्रकार की जो कृषि है ये मुख्यतः आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पे इस कृषि को क्या बोला जाता है? इसको वालरा कृषि भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आदिवासी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि है उसको क्या बोला जाता है? वालरा कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अगली है रोपण कृषि। ये जो रोपण कृषि है ये एक विशेष प्रकार की खेती होती है। मुख्यतः जो निर्यात फसलें हैं वो इसके अंतर्गत बोई जाती हैं, जैसे कि रबड़ हो गई, चाय की खेती, कव्वा की खेती, तो ये आती है रोपण कृषि के अंतर्गत। ठीक है। जिसमें कि मुख्यतः जो निर्यात फसलें हैं या फिर जो व्यापारिक फसलें हैं वो बोई जाती हैं। अगली है रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग क्या होता है? एक ही खेत के अंदर एक ही साल में 4 फसलें उत्पादित करना, ये होता है रिले क्रॉपिंग। तो एक साल में एक ही खेत के अंदर 4 फसलें उत्पादित करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। अगली है समोच्च कृषि। समोच्च कृषि क्या होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जितने भी कृषि कार्य होते हैं, फसलों की बुआई, कोई भी कृषि कार्य तथा फसलों की जो बुआई है वो ढाल के विपरीत की जाती है। ढाल के विपरीत क्यों की जाती है? ताकि मृदा का संरक्षण किया जा सके। अगर ढाल में कृषि करेंगे तो मृदा का जो संरक्षण है, मृदा का जो कटाव है वो ज्यादा होगा। तो वहां पे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे जितने भी कृषि कार्य हैं और फसलों का जो उत्पादन है ये ढाल के विपरीत किया जाता है, जिससे कि मृदा का संरक्षण कम किया जा सके, यानी मृदा के कटाव को रोका जा सके। तो इस प्रकार की कृषि कहलाती है समोच्च कृषि। उद्देश्य क्या है? मृदा के संरक्षण को कम करना। तो जो भी कृषि ढाल के विपरीत की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा के संरक्षण को रोकना, यानी मृदा के कटाव को कम करना। अगली है पट्टीदार खेती। तो इसके अंदर अलग अलग पट्टियां बनाकर खेती की जाती है।
एक के बाद एक पट्टी बनाई जाती है और उसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी ढाल के विपरीत होती है। तो इसका भी उद्देश्य क्या है? मृदा के संरक्षण को कम करना। उद्देश्य क्या हो गया? मृदा संरक्षण को कम करना। अगली है कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी क्या होता है? कृषि के साथ साथ में पेड़ों को लगाना, बागवानी करना, झाड़ियों की खेती करके फसलें उत्पादित करना और चारे का उत्पादन करना। तो ये होती है कृषि वानिकी। इसमें क्या होता है? कृषि तो होती ही होती है, साथ में पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं, बागवानी भी तैयार की जाती है, झाड़ियों की भी खेती होती है। तो ऐसे फसलें भी उत्पादित होती हैं और चारे का भी उत्पादन किया जाता है। तो ये कहलाती है कृषि वानिकी। तो ये हमने मुख्य मुख्य जो भी कृषि के प्रकार थे उनके बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों को दो आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन कौन से आधार हैं? एक तो होता है फसलों की बुआई और कटाई के समय के आधार पे, यानी कब फसलें बोई जा रही हैं, कब उनकी कटाई हो रही है, कब बुआई हो रही है, उस समय के आधार पे फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा वर्गीकरण किया जाता है उपयोग के आधार पे, यानी कि खाने वाली फसलें, खाद्यान्न फसलें और गैर खाद्यान्न फसलें। तो गैर खाद्यान्न फसलें कौन सी हो गई? जो भी व्यापारिक फसलें हैं, जो भी नकदी फसलें हैं, जो व्यावसायिक फसलें हैं, तो वो हो गई गैर खाद्यान्न फसलें। तो मुख्यतः फसलों का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पे किया जाता है, बुआई और कटाई के समय के आधार पे और उपयोग के आधार पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फसलों की बुआई और कटाई के समय के आधार पे फसलों का वर्गीकरण। तो इस आधार पे वापस फसलों का जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार में किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार में बांटा गया है? एक इसमें होती है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। अगर इसकी बुआई की बात करें कि कौन से महीने में खरीफ की फसल की बुआई की जाती है, तो ये होती है जून जुलाई के अंदर। अभी जो बोई जाने वाली फसलें होंगी वो होंगी खरीफ की फसलें, जो कि मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु के दौरान बोई जाती हैं। अगर इनकी कटाई की बात करें तो इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, खरीफ की फसलों की कटाई होती है। दक्षिण पश्चिम की तरफ से आने वाला जो मॉनसून है उससे जो वर्षा होती है उसका लाभ मिलता है खरीफ की फसलों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खरीफ की फसलों को कौन से मॉनसून का लाभ मिलता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से जो होने वाली वर्षा है उसका लाभ मिलता है खरीफ की फसलों को। इसके अंदर कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? तो चावल की फसल हो गई, जवार, बाजरा, मक्का, रागी, मूंग, मोठ, अरहर, तुअर, ये दाल हो गई, गंवार, कपास, जूट, उड़द, पटसन या फिर जूट। तो ये मुख्यतः फसलें हैं जो कि खरीफ की फसलों के अंदर आती हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं जो कि जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। ठीक है स्टूडेंट। अगली है रबी की फसल। कटाई तथा बुआई के आधार पे दूसरा प्रकार क्या हो गया? रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? मुख्यतः शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें हैं। इनकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसलों की जो बुआई है वो की जाती है। इनकी कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। सर्दियों में होने वाली जो बारिश है जिसे कि मावठ बोला जाता है उसका लाभ मिलता है रबी की फसलों को। और मावठ होती कैसे है? तो भूमध्य सागर से उठने वाले जो चक्रवात हैं उनकी वजह से जो वर्षा होती है वो कहलाती है मावठ। मावठ का लाभ मिलता है रबी की फसलों को जो कि शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के महीने में काटी जाती हैं। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं हो गई, जौ, चना। तो मुख्यतः वो फसलें जो कि हम सर्दियों में खाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, जैसे कि जौ ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है, चना भी ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है, सरसों की बुआई कटाई, सरसों के फूल सर्दियों में आते हैं, मटर ज़्यादा सर्दियों में आते हैं, मसूर, अलसी, तारामीरा, धनिया, जीरा, मेथी भी ज़्यादातर सर्दियों में आती है, अफीम। तो ये सारी जो फसलें हैं ये मुख्यतः रबी की फसलों में शामिल हैं। फसलों की बुआई और कटाई के समय के आधार पे जो तीसरा प्रकार है वो है जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन सी होती हैं, कब बोई जाती हैं? तो ये मुख्यतः मार्च से लेके मध्य जून तक है इन फसलों का समय रहता है। कौन कौन सी फसलें हैं जो कि मुख्यतः जायद की फसलों में शामिल हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। तो ये जो फसलें हैं ये मुख्यतः जायद की फसलों में शामिल हैं। तो ये हमने देख लिया
फसलों की बुआई तथा कटाई के समय के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण है, फसलों के जो प्रकार हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि उपयोग के आधार पे फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हमने फसलों के वर्गीकरण में दो प्रकार देखे थे, फसलों की कटाई तथा बुआई के समय के आधार पे, और दूसरा था उपयोग के आधार पे। तो उपयोग के आधार पे कौन कौन से प्रकार हैं फसलों के, एक हैं खाद्यान्न फसलें, यानी कि खाने वाली फसलें। तो कौन कौन सी हैं इसमें है चावल की फसल। चावल मुख्यतः खाद्यान्न फसलों में शामिल होता है। जवार, मक्का, गेहूं, जौ की फसल, रागी, बाजरा, चना, मटर, मैसूर, मूंग, मोठ, अरहर तथा उड़द। तो ये जो फसलें हैं मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के अंदर शामिल की जाती हैं। दूसरा प्रकार है गैर खाद्यान्न फसलें, या फिर इनको नकदी फसलें बोला जाता है। नकदी फसलें मतलब जिनसे हमें पैसे प्राप्त होते हैं। व्यापारिक फसलें जिनका कि व्यापार किया जाता है, या फिर वाणिज्यिक फसलें यानी कि कॉमर्शियल फसलें। तो इसके अंदर मुख्यतः कौन कौन सी फसलें हैं वो शामिल हैं, देखते हैं। तो जो गैर खाद्यान्न फसलें हैं उसमें मुख्यतः एक तो है तिलहन की फसल। तिलहन के अंदर क्या क्या आता है, मूंगफली, तो मूंगफली का तेल निकाला जाता है, अरंडी का भी निकाला जाता है, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी। तो ये सारी फसलें जिनसे कि तेल निकाला जाता है, ये आ गई तिलहन के अंदर। तो ये जो तिलहन फसलें हैं इनसे तेल निकालकर फिर बेचा जाता है, जिनसे कि हमें पैसे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो गई, नकदी फसलें। व्यापारिक फसलें, इनका व्यापार भी किया जाता है। व्यवसायिक फसलें यानी कि कॉमर्शियल फसलें हो गई। दूसरी है रेशेदार फसलें, इसमें है कपास। अब कपास से क्या कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनका कि व्यापार किया जाता है, जिनसे हमें राशि प्राप्त होती है, जिनसे हमें पैसे प्राप्त होते हैं। जूट या फिर पटसन फसलें, मेस्ता और सनई। तो ये हो गई रेशेदार फसलें जिनका कि व्यापार किया जाता है और हमें इनसे पैसे प्राप्त होते हैं। और कौन सी हैं, बागानी फसलें। इसके अंदर चाय, कॉफी, नारियल, रबर, मसाले, मुख्यतः जो निर्यात वाली फसलें हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अन्य व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया। तो ये हो गई गैर खाद्यान्न फसलें, या फिर इनको नकदी फसलें बोलते हैं, या फिर इनको व्यापारिक फसलें बोलते हैं, क्योंकि इन सारी फसलों का व्यापार किया जाता है, आयात निर्यात होता है, जिनसे हमें पैसे प्राप्त होते हैं। या फिर व्यावसायिक फसलें भी इनको बोला जाता है। तो ये हमने मुख्यतः कृषि के जो प्रकार थे वो देख लिए, फसलों का जो वर्गीकरण था वो देख लिया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति क्या है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व के अंदर हरित क्रांति का जो जनक है ये कहा जाता है। अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें कि भारत में हरित क्रांति का जनक है वो कौन कहलाता है, तो ये कहलाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनको भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये जो बोरलॉग हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है हरित क्रांति के लिए। तो इसके अंदर अलग अलग क्रांतियां हैं वो शामिल हैं, जैसे कि पीली क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति। तो अलग अलग क्रांति हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। कौन सी क्रांति मुख्यतः किस चीज के उत्पादन से संबंधित है ये हम देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें श्वेत क्रांति या फिर इससे संबंधित एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तो क्या कार्यक्रम है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित। यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दूध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है, तो ये जो कार्यक्रम है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आपको ध्यान रखना है। अगर इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य है दूध के उत्पादन में वृद्धि लाना। जो भी दूध उत्पादक हैं उनको उचित मूल्य दिलवाना दूध का, और शुद्ध दूध का वितरण करना। जो भी ग्राहक हैं उनके बीच में शुद्ध दूध का वितरण हो। तो ये सब इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। इस कार्यक्रम के निर्माता कौन हैं, तो जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, ये श्वेत क्रांति या फिर जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है इसके निर्माता हैं। इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वो कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि दूध का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में देखें और भारत में देखें कि कौन दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर हम विश्व की बात करें
तो जो भारत है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। तो पहले नंबर पे आता है भारत। पूरे विश्व के अंदर दूध उत्पादन में जो दुग्ध उत्पादन है उसके अंदर भारत जो है पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे आता है। और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका, यूएसए जिसे हम बोल सकते हैं। अगर हम भारत के अंदर देखें तो जो उत्तर प्रदेश है ये पूरे भारत में दूध उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे आता है। और दूसरे नंबर पे आता है अपना राजस्थान। अपना राजस्थान क्या है, दूध उत्पादन के अंदर पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत जो है वो पूरे विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है स्टूडेंट। अगली क्रांति है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर तथा मांस के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। किससे संबंधित है, देखो टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, मांस भी कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित हो गई, टमाटर और मांस से। पीली क्रांति किससे संबंधित होगी, तिलहन से। तिलहन से तेल निकलता है, तेल कैसा होता है, पीला होता है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित हो गई, तिलहन से। तो मुख्यतः पीली क्रांति सरसों की फसल से संबंधित है। तो अगर आपसे पीली क्रांति पूछा जाए तो तिलहन से संबंधित है और उसके अंदर में मुख्यतः सरसों की फसल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रहेगा। तिलहन से तेल निकाला जाता है, तेल है वो पीला होता है, येलो कलर का होता है। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित। तो बाग के अंदर इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो उनको देख के बिल्कुल सुनहरा सुनहरा लगता है। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित होगी, बागवानी से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित या मत्स्य उत्पादन से संबंधित। तो जो मछलियां होती हैं वो कैसी होती हैं, नीली होती हैं। तो नीली क्रांति किससे संबंधित हो गई, मत्स्य उत्पादन से संबंधित। ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली है ये गुलाबी कलर की होती है। तो गुलाबी क्रांति हो गई झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित। स्वर्ण रेशा क्रांति, तो अगर आप केवल इसको रेशा क्रांति भी याद रख सकते हो तो जूट या फिर पटसन से संबंधित है। जूट के रेशे, तो रेशा क्रांति होगी जूट से संबंधित। रजत क्रांति या फिर इसको सिल्वर क्रांति भी बोला जाता है। तो ये है अंडा व मुर्गी से संबंधित। अंडा कैसा होता है, अंडा भी सफेद होता है और मुर्गी भी कैसी होती है, सफेद होती है। और सिल्वर कैसा होता है, सिल्वर भी जो है वो सफेद होता है। तो रजत क्रांति क्या हो गई, अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित हो गई। भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित हो गई, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग तथा रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके उत्पादन से संबंधित होती है भूरी क्रांति। एक है इंद्रधनुष क्रांति। तो जो इंद्रधनुष क्रांति है ये किससे संबंधित है, सभी प्रकार के जो कृषिगत उत्पादन है उससे संबंधित हो गई इंद्रधनुष क्रांति। तो ये हमने मुख्य मुख्य कौन कौन सी क्रांतियां हैं, किससे संबंधित हैं, उनके बारे में देख लिया। तो मोटा मोटी आपको ध्यान होना चाहिए, अगर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है तो आप उसको कर सको। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी तक हमने देखा राजस्थान के अंदर कृषि के प्रकार, फसलों का वर्गीकरण तथा जो भी मुख्य मुख्य क्रांतियां थी, हरित क्रांति के बारे में, और जो भी मुख्य मुख्य क्रांतियां थी उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जो कि हमने पहले देखे थे। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो राजस्थान में कुल 10 कृषि जो जलवायु क्षेत्र हैं वो हैं। इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम में बनता है तो वो आप कर सको। ठीक है स्टूडेंट। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, कौन कौन से 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। कितने हैं, 10 राजस्थान के अंदर कुल जलवायु प्रदेश हैं और 10 ही जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र हैं ये राजस्थान के अंदर स्थित हैं। ये जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, पहला है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसको 1A के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो शुष्क और पश्चिमी, जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, ये राजस्थान हो गया। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, तो ये क्या है, शुष्क है, हमें पता है, तो नाम से ही पता चल रहा है शुष्क और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, मैदान है, तो शुष्क और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पे मुख्यतः इधर के कोई ना कोई जिला इसमें शामिल होगा। तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, इसके अंदर एक तो है बाड़मेर और जोधपुर। तो बाड़मेर और जोधपुर दोनों जिले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में शामिल हैं।
और ये वाला जो क्षेत्र है ये शुष्क मरुस्थल के अंदर शामिल है। तो ये किस में शामिल हो गया, ये हो गया शुष्क मरुस्थल के अंदर। जब हमने मरुस्थल पढ़ा था तब हमने मरुस्थल के दो भाग देखे थे, इधर वाला मुख्यतः आता है शुष्क मरुस्थल में और इधर वाला भाग आता है अरावली के जस्ट पहले वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर। तो ये था अर्ध शुष्क मरुस्थल में शामिल। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कौन कौन से जिले शामिल हैं, बाड़मेर तथा जोधपुर इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो कि यहाँ पे उत्पादित होती हैं। अगर खरीफ की फसलों की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः बाजरा, मोठ और तिल, जिनको कि कम पानी की आवश्यकता होती है। ये जो फसलें हैं ये कम पानी में भी उत्पादित हो सकती हैं। तो रबी की फसलें कौन कौन सी यहाँ पे मुख्यतः उत्पादित होती हैं, गेहूं, सरसों और जीरा। ये जो फसलें हैं ये मुख्यतः इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर उत्पादित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखते हैं। दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। तो ये भी पश्चिमी मरुस्थल का ही भाग है। ये भी किसका भाग है, पश्चिमी मरुस्थल का। देखो उत्तर पश्चिमी नाम से ही पता चल रहा है, उत्तर और पश्चिम में जो शामिल है। तो कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल होंगे, इसमें मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। तो ये कहाँ पे, ये यहाँ पे है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले। उत्तर राजस्थान के उत्तर और पश्चिम में जो स्थित जिले हैं, तो नाम से बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है आपको, नाम से ही पता चल रहा है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। उत्तर और पश्चिम के जो जिले हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो मुख्यतः कौन से जिले शामिल हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगर मुख्य फसलों की बात करें कि इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर या क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जो कि उत्पादित होती हैं। अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें तो गवार और कपास, ये मुख्य फसलें यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। अगर रबी की फसलों की बात करें तो इसके अंदर गेहूं, सरसों, चना। तो लगभग सारे कृषि जलवायु प्रदेश में जो रबी की फसलें हैं इसमें गेहूं, सरसों, चना है। ये मुख्यतः सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में रबी की फसलों के अंतर्गत उत्पादित की जाती हैं। अगला कृषि जलवायु प्रदेश है अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी क्षेत्र। इसको 1C के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं इनमें सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश है या कृषि जलवायु क्षेत्र है वो कौन सा है, 1C या फिर अति शुष्क आंशिक सिंचित जो मैदानी क्षेत्र है ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं, देखो ये अति शुष्क क्षेत्र के अंदर है। तो ये भी पश्चिमी मरुस्थल के अंदर ही शामिल है। जो भी शुष्क प्रदेश हैं, जो भी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये सारे के सारे कहाँ होंगे, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। क्योंकि जो पश्चिमी मरुस्थल वाला क्षेत्र है यहाँ की जलवायु हमने देखी थी, शुष्क जलवायु है यहाँ पे। तो जो भी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश हैं या फिर जो अति शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश हैं ये किसमें शामिल होंगे, पश्चिमी मरुस्थल वाले भाग के अंदर। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले शामिल हैं, जैसलमेर, बीकानेर तथा चूरू। तीनों के तीनों जिले जो हैं अति शुष्क वाले क्षेत्र में शामिल हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलें हैं वो उत्पादित होती हैं। अगर खरीफ की फसलों की बात करें तो मुख्यतः बाजरे की फसल, मोठ तथा गवार यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, चना। तो मुख्यतः सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, चना यही उत्पादित होते हैं लगभग। ठीक है, अगला कृषि जलवायु प्रदेश है अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वृत्तीय मैदान। तो इसको 2A के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक जो हमने ऊपर के 3 देखे वो पश्चिमी मरुस्थल के भाग थे और ये वाला है राजस्थान के अंतःस्थलीय भाग में शामिल। तो इसके अंदर मुख्यतः कौन कौन से जिले शामिल हैं, नागौर जो कि राजस्थान का मध्य जिला है, सीकर तथा झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर शामिल है। मुख्य फसलें खरीफ की कौन कौन सी हैं, बाजरा। तो बाजरा लगभग सभी जलवायु प्रदेशों में है, गवार और दलहन। अगर रबी की फसलों की बात करें तो सरसों और चना इस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। अगला है लूणी नदी का अंतर्वर्तीय मैदान, इसको 2B के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, मुख्यतः जहाँ पे लूणी नदी का प्रवाह होता है जालोर, पाली और सिरोही जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, अगर खरीफ की फसलों में बात करें तो बाजरा, तिल और गवार। रबी की फसलों में अगर बात करें तो गेहूं और सरसों जो हैं वो इस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। अगला कृषि जलवायु प्रदेश है अर्ध शुष्क
पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र वाला भाग है, इसको 3A के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था 1A, 1B और 1C। तो ये तीनों कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं ये पश्चिमी मरुस्थल के भाग थे। उसके बाद हमने देखा था 2A और 2B जो कि अंतःस्थलीय राजस्थान के भाग हैं। उसके बाद है 3A, 3B। तो जो 3A और जो 3B हैं ये दोनों के दोनों हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग। तो अगर हम अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें जिसे कि 3A के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो देखो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का भाग है तो कोई ना कोई राजस्थान के पूर्वी भाग के जिले होंगे। तो कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अजमेर, टोंक तथा दौसा जिला है, ये इस कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल हैं। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? अगर खरीफ की फसलों की बात करें तो बाजरा, ग्वार। रबी की फसलों की बात करें तो गेहूं, सरसों तथा चना मुख्यतः फसलें हैं जो कि इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर बोई जाती हैं। अगला है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसको 3B के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 से 2 है, 3 से एक है 3A और एक है 3B, दोनों के दोनों हैं पूर्वी मैदानी वाले क्षेत्र के भाग। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिनको कि हम A, B, C, D से याद रखते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली तथा धौलपुर। और सवाई माधोपुर हो गया SM, सवाई माधोपुर। तो ये मुख्यतः जिले किसमें शामिल हैं? जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश है इसके अंदर शामिल हैं। मुख्य फसलें अगर खरीफ की फसलों की बात करें तो बाजरा, गंवार, मूंगफली। रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, चना, जौ मुख्य फसलें हैं जो कि इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर उत्पादित की जाती हैं। अगला कृषि जलवायु क्षेत्र है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। तो ये देखो ये हो गया दक्षिणी मैदानी क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी भाग में। सबसे पहले हमने देखा था राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल वाले भाग, उसके बाद हमने देखा था राजस्थान के अंतःस्थलीय भाग, उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान के पूर्वी मैदान की तरफ जो भी कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में। और अब हम देख रहे हैं राजस्थान के दक्षिणी मैदान की तरफ जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनके बारे में। इनको 4A के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थल वाले थे 1A, 1B, 1C। अंतःस्थलीय जो थे वो 2B और 2C। पूर्वी मैदान वाली जो थे 3A और 3B। और जो दक्षिणी वाले हैं वो हैं 4 के नाम यानी 4A तथा 4B। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं? मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग वाले जिले शामिल होंगे। कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर तथा सिरोही जिले इसमें शामिल हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ की फसलों की बात करें तो मक्का, जवार तथा दलहन की फसलें। रबी की फसलों की बात करें तो गेहूं तथा चने की फसल इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर मुख्यतः बोई जाती हैं। अगला देखते हैं। अगला कृषि जलवायु प्रदेश है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ये भी राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, 4B के नाम से जाना जाता है। तो 4 से जो थे एक 4A और एक 4B, ये दोनों हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग के कृषि जलवायु क्षेत्र। तो ये वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है ये राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ये है। सबसे बड़ा हमने देखा था जो 1C है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। और सबसे छोटा है 4B। तो डायरेक्ट 1C और 4B के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? अब दक्षिणी मैदानी की बात हो रही है तो राजस्थान के दक्षिणी भाग के ही जिले शामिल होंगे। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान के एकदम दक्षिण वाले क्षेत्र के अंदर हैं 3 जिले। तो ये शामिल है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में, जिसे कि 4B या 4B के नाम से भी जाना जाता है। अगर मुख्य फसलों की बात करें, खरीफ की फसलों में देखें तो मक्का, जवार तथा चावल। और रबी की फसलों में है गेहूं, चना। तो अगला कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण तथा पूर्व, दक्षिण पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र है वो हो जाएगा। तो राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। तो दक्षिण पूर्व में कौन से जिले हैं? राजस्थान का जो हाड़ौती वाला भाग है जिसके अंदर 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़। ये राजस्थान के जो हाड़ौती वाले जिले हैं ये हैं, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र है अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र,
ये राजस्थान के हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर स्थित है, जिसमें कि मुख्य कौन कौन से जिले शामिल हैं, कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ जिले शामिल हैं। प्रमुख फसलों की अगर बात करें, खरीफ की फसलों में यहाँ पे जवार तथा सोयाबीन बोया जाता है, रबी की फसलों में गेहूं तथा सरसों बोया जाता है। तो ये हमने राजस्थान के जो भी 10 कृषि जलवायु क्षेत्र थे उनके बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी वो हमने देख ली। तो ये हमने आज की क्लास में कृषि के प्रकार देख लिए, फसलों का वर्गीकरण देख लिया तथा राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनके बारे में देख लिया। तो कृषि के अंदर कुछ चीजें और बाकी हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, या फिर सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो, तो सिया मैम के नाम से ही टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अभी तक की सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी और आगे की जो पीडीएफ है वो भी वहीं पे अपलोड होंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।